तो हमने ये देखा कि कैसे हम किसी वेक्टर को 3 डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर था ए बार। हमने उस वेक्टर ए बार को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि उस वेक्टर का जो इफेक्ट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए बार को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, तो उसका जो कंपोनेंट था एक्स डायरेक्शन में उसको हमने कहा ए एक्स बार। जो वाई डायरेक्शन में था उसको हमने कहा ए वाई बार, और जो जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट था उसको हमने ए जेड बार बोला। तो इसका मतलब होता है कि हमने एक वेक्टर का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, स्पेसिफिकली बात करें तो एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हमने निकाल लिया। कुछ इस तरह से हमको एक्सप्रेशन मिला था। ठीक है, दैट्स ओके। तो हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया था और साथ में हमें जो वेक्टर है उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला था कि अगर हमारे पास कंपोनेंट दिया हुआ है, जैसे हमारे पास हमको उन्होंने यहाँ पर ए एक्स इज़ अ एक्स कॉम्पोनेंट, ए वाई इज़ अ वाई कॉम्पोनेंट और ए जेड जो है वो जेड कॉम्पोनेंट है। अगर हमको 3 कॉम्पोनेंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये भी हमने देखा था कि इस तरह से हमने कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर का। ठीक है, अगर हमको कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो हम उससे उस वेक्टर का जो मेन वेक्टर है ए बार उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था। बट एक थोड़ा सा पॉइंट हमने और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं कि ये आई बार, जे बार और के बार। आई जे और के बार क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट वेक्टर बताया हुआ है, फिर से जरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर का, तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो 1 यूनिट हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट और यूनिटी यू कैन से। एक्चुअली यूनिट वेक्टर से हमको डायरेक्शन मिलता है किसी वेक्टर का। सो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। This is a very important point. It gives the direction of given vector because यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो जो बचता है वो क्या है? डायरेक्शन बचता है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट व्हाट आई वांट टू से इज we have discussed about I, J, K bar, I bar, J bar and K bar. So these I bar, J bar and K bar, they are very specific unit vectors, but they have specific condition. What is the condition? इनका condition ये है कि I bar जो रहेगा वो x axis के along रहेगा, positive direction of x axis के along रहेगा। J bar जो रहेगा वो positive direction of y axis रहेगा, और K बार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस रहेगा। मतलब I, J, K बार जो है दे गिव यू द डायरेक्शन अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि I, J, K जो हैं ये यूनिट वेक्टर से अलोंग X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो देखते हैं इस बारे में कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। ये 3 एक्सिस है हमारे पास। वी हैव X, Y एंड Z एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि जो x एक्सिस है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब हमको ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमको x एक्सिस का डायरेक्शन चाहिए तो हमको x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं आई बार। उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? ये हमारा आई बार है। तो आई बार जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो हमारा J बार है वो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन, और जो K बार है वो ये वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। तो तीनों के तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हमको पता है कि कोई अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर में पहला तो होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर।
तो वेक्टर में और क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा। मतलब जो वेक्टर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, राइट। तो हम जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन बेसिकली क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। वेक्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि कोई भी वेक्टर जो होगा वो उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा। यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली होता है डायरेक्शन। अगर हमको किसी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक वेक्टर ए बार का डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्शन? सो हम लोग इसका जो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इज गिवन बाय ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, है ना। ए बार के अलोंग हम क्या निकाल लेंगे, एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यूनिट वेक्टर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। और हमेशा यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल आइडिया है, आप बार भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लगा के। तो हमको लगता है हाँ भाई ये यूनिट वेक्टर। तो ये इसका मतलब हो गया, जो नोटेशन है इसका मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, है ना, इस तरह से डाल दिया मैंने। सो यू विल गेट दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो हमारा इक्वेशन है ऊपर। यू नीड नॉट टू राइट दिस ऑलवेज, बट आई एम जस्ट राइटिंग बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, हम लोग पहली बार कर रहे हैं। तो वेक्टर हमारा है ए बार और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए बार, राइट। तो इस तरह से हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर स्मॉल ए बार लिख रहा हूं मैं, जिसका वैल्यू है 2i बार 3j बार प्लस 5k बार। तो ये जो वेक्टर हमको दिया हुआ है ये ij के फॉर्म में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ ij के दिया हुआ है, राइट। तो हमको पता है कि ij के बेसिकली क्या है, राइट। ij के जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग xyz एक्सिस है, बराबर। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। ओके, इट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर फाइंडिंग आउट यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। उसको नॉर्मली हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, n अलोंग ए बार डाल देता हूं मैं, n a। ओके, और ये जो होगा ये होगा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब वेक्टर a का वैल्यू जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 5k। और मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन कर रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर कोई वेक्टर a बार है, इस तरह से लिखा हुआ है ax i बार ay j बार az k बार, का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ जो उसका x है x कॉम्पोनेंट ax, y कॉम्पोनेंट ay और z कॉम्पोनेंट az, उनका इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी वेक्टर का। तो वही प्रोसीजर मैं यहाँ फॉलो करूँगा। सो यहाँ पर x कॉम्पोनेंट है 2, y कॉम्पोनेंट है 3 और z कॉम्पोनेंट है 5। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 इज 38। सो इट इज 2i बार प्लस 3j बार प्लस 5k बार डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। आप इस तरह से किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो हमें डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। सो नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। सो लेट्स टेक सम एक्सरसाइज क्वेश्चन।
हमने जो भी अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच क्वांटिटी इज स्केलर। तो जो हमको 4 क्वांटिटीज दिया हुआ है, पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है मोमेंटम, थर्ड एनर्जी है और फोर्थ टॉर्क है। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। तो ये चीज ध्यान देना, एनर्जी जो होता है, एनर्जी में हमको खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, एनर्जी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है, ये स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है इट रिक्वायर्स डायरेक्शन, तो ये वेक्टर है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज कोई बॉडी है इनिशियली पॉइंट ए पे है, तो अगर हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुई है इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट में वी विल रिक्वायर, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसमें जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ओके। टॉर्क, टॉर्क जो होता है बेसिकली, टॉर्क जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है। जब आप किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए है यहाँ पर, और पॉइंट ए के अबाउट बॉडी जो है हिंज है, और हम इस बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी पे हम कोई पर्टिकुलर यहाँ से मानते हैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एफ। अगर हम इस बॉडी के ऊपर, ये जो लीवर के फॉर्म में बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट बी पे मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बॉडी है वो रोटेट करती है। बॉडी विल ट्राई टू रोटेट, फोर्स की वजह से जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस तरह से बॉडी जो है रोटेट हो जाएगी, ठीक है। तो रोटेशन जो होता है, रोटेशन बेसिकली जो फिनोमेना है वो डायरेक्शन फिनोमेना है, क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट। तो इसीलिए जो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So out of these 4, only the scalar quantity is the one which is scalar is the potential energy. Potential energy is a scalar quantity. So the correct answer is option C है potential energy. Hopefully it is clear to you. अब हम second question ले लेते हैं इसमें. Let's see the second question. ये हमारा second question है. The vector quantity among the following is mass, time, distance and displacement. तो हमने just discuss किया था यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ये हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा ए बार है, तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। तो अगर आप देखो तो ये बेसिकली क्या बना रहा है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा है, और ओ ए जो है वो डायगोनल है, बराबर। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का कोई भी साइड ले लो आप ओ सी ले लो जो कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, ओ डी ले लिया आपने जो कि वाई डायरेक्शन है। अगर आप ओ ई ले लेंगे जो कि जेड डायरेक्शन में है, तो ओ सी, ओ डी या ओ ई, इनका जो लेंथ होगा हमेशा ओ ए से कम होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है हमको कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है किसी भी डायरेक्शन में वो हमेशा इससे कम होना चाहिए, इससे बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो ये क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑप्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड नन ऑफ द अबव। सो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है हमें, ठीक है। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जो एक्चुअल वेक्टर है और जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेक्टर से कम होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, कभी अगर आप कंपोनेंट निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो जो कंपोनेंट होगा दूसरे डायरेक्शन में वो हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया इज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्केलर, सेकेंड ऑप्शन इज वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है बोथ स्केलर एंड वेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। इफ यू गो बाय डेफिनेशन, एरिया डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। हम लोग कभी भी एरिया में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, बराबर। एरिया में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। एरिया जो है वो बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एरिया को हम लोग ओनली वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी एरिया के लिए डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर है। द वन दे हैव गिवन इज अ प्रेशर, second they have given is a temperature, third they have given is a momentum, and fourth is work. Pressure, temperature, momentum and work. So which one of the following physical quantities are scalars? Scalars तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि temperature is definitely a scalar quantity, right? Now work. Now work is basically, work and energy both are same thing. Work and energy, because what is energy? Definition of energy, the capacity to perform the work is called as energy, right? So energy is same as the work, both are same. Capacity to perform work is called as energy, and energy is basically what? It is a scalar quantity. So work is also a scalar quantity. So हमारे पास work scalar हो गया। momentum बताया था मैंने, momentum क्या होता है? mass into velocity। तो velocity vector है तो momentum vector हो जाएगा, क्योंकि mass जो है वो scalar होता है। प्रेशर जो होता है बेसिकली, जब हम प्रेशर का बात करते हैं तो उस केस में कभी भी हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं क्या? अगर आपको प्रेशर निकालना है तो नहीं। तो इसीलिए प्रेशर को हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर में हम कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, तो प्रेशर जो हो गया वो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर जो है वो है स्केलर, टेम्परेचर स्केलर हो गया, और साथ में हमारा वर्क स्केलर हो गया, मतलब 1, 2 and 4। So option C is the correct option.